हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें पीएस 05 है, जिसका हम पेपर कोड 05, जिसमें हम पढ़ेंगे पेपर 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का असाइनमेंट होते हैं, 3 घंटा का पेपर होता है, जिसमें खंड 3 होता है, ए बे और स 3 खंडों में होता है, जिसमें एक खंड में 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन होंगे 14 नंबर के। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे वीडियो के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी है पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की 2 विशेषता बताइए। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की 2 विशेषता बताइए। कौन कौन सी 2 विशेषता हैं? उत्तर है, राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की 2 मुख्य विशेषता हैं। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, तथ्य आंकड़ा अनुभवजन्य परीक्षण पर जोर है और मानव व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना है। संसाधनों के बजाय व्यक्तियों के राजनीतिक आचरण का अध्ययन, जिसमें राजनीतिक सामाजिकरण और संस्कृति जैसे पहलू शामिल हैं। यह दृष्टिकोण आदर्शवाद से हटकर यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर बल देता है, जिसमें मूल्य, निरपेक्षता और अंत विषय का दृष्टिकोण का महत्व दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? जिसमें प्राकृतिक अधिकारों से आप क्या तात्पर्य है? उत्तर है, प्राकृतिक अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं, न कि किसी सरकार या कानून द्वारा दिए जाते हैं। यह सार्वभौमिक, अविच्छेद या छीने नहीं जा सकते और जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे होते हैं, जो किसी भी मानवीय कानूनों से ऊपर होते हैं। इन्हें अवसर मानवाधिकार के समान माना जाता है। यह सामाजिक व्यवस्था की वैधता को चुनौती देने का आधार बनते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी आवश्यकता शर्तें हैं? उत्तर है, लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूक नागरिकता, स्वतंत्र चुनाव, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, उत्तरदायी सरकार और प्रेस की स्वतंत्रता जैसी कई जरूरी शर्तें हैं, जिसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है, ताकि सरकार जवाबदेह रहे और सभी के साथ समान व्यवहार हो। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है अपने अपने कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। यह नैतिकता और सद्गुण का आधारित है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रमुख गुण, बौद्धिक शास्त्र तर्सना के अनुसार अपना विशिष्ट कार्य करता है, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों में संतुलन और व्यवस्था स्थापित होती है। यह सिद्धांत समाज को 3 वर्गों दार्शनिक, राजा, सैनिक, उत्पादक विभाजित करता है और जो राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? उत्तर है, रूसो की सामान्य इच्छा जनरल विल, समाज के सभी नागरिकों के समूह
हित और भलाई के लिए होने वाली इच्छा है जो व्यक्ति के स्वार्थ से ऊपर होती हैं। यह समाज के सभी सदस्यों की आदर्श इच्छा रियल विल का योग होती हैं जिसका उद्देश्य सभी के लिए न्याय और संतरता सुनिश्चित करना है और सरकार का काम इस लागू करना है। सरकार का काम है इसे लागू करना। यह सार्वभौमत्व की इच्छा नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से भी सभी हित में होनी चाहिए जहाँ नागरिक प्रत्येक रूप से भाग लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत लिखिए। उत्तर है मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष हैं जो बताता है कि समाज का विकास भौतिक परिस्थितियों उत्पादन के साधन से होता है। ये इतिहास में शोषण पूंजीपति और शोषित सहारा वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है जिसका अंतिम लक्ष्य एक वर्ग विहीन सामान्यवादी समाज की स्थापना है। अगला क्वेश्चन है बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं। बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है बहुसंस्कृतिवाद का मतलब है एक ऐसे समाज का होना जहाँ कई अलग अलग संस्कृतियाँ नस्लें धर्म और जातीय समूह का शांतिपूर्वक साथ साथ रहते हैं जहाँ इन सभी सांस्कृतिक विविधताओं को सम्मान और बढ़ावा दिया जाता है न कि किसी ये संस्कृति को थोपा जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर देती है आत्मसात करने पर ही नहीं यानी लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए समाज का हिस्सा बनते हैं बजाय इसके कि वे अपनी संस्कृति को छोड़कर मुख्य धारा में घुल मिल जाएं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जनवरी 2026 सेक्शन है दिसंबर 2025 का है जो एग्ज़ाम 2026 में हो रहे हैं। 23 जनवरी 2026 में एग्ज़ाम है इसका राजनीतिक सिद्धांत और विचारक। इनसे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं जिसकी लिंक हम दे देंगे। दोनों क्लास देख लेना। ये 30 नंबर क्लास है जो पॉलिटिकल साइंस की है बीए 3rd ईयर की। 3 क्लास पहले हो चुकी है। यह दूसरी क्लास है। यह तीसरी क्लास है। 2 पहले हो चुकी हैं वो भी ज़रूर देखे दोनों जिसकी लिंक मैं कमेंट में डाल देंगे। यह दिसंबर सेक्शन है 2025 का जो जनवरी 2026 में एग्जाम हो रहे हैं। अगला खंड है बे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे नहीं 4 क्वेश्चन आएंगे कि नहीं 4 का उत्तर देना 7 क्वेश्चनों में से और प्रत्येक 7 अंक होगा 28 नंबर का होंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें है क्वेश्चन पहला परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है परंपरागत राजनीति विज्ञान राजनीति के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें राज्य सरकार संप्रभुता संविधान कानून आधिकारिक कर्तव्य और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन दार्शनिक ऐतिहासिक तथा विविध दृष्टिकोण से किया जाता है जिसका मुख्य केंद्र राज्य रहा है और इस राज्य का विज्ञान भी कहा जाता है। इसे राज्य का विज्ञान भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का विकास प्लेटो और अरस्तु जैसे यानी विचारों से प्रारंभ हुआ है। उन्हें राजनीतिक नैतिकता और दर्शन से जोड़ा है। इस दृष्टिकोण में राजनीतिक विचारों का अध्ययन आदर्शात्मक रूप में किया गया है अर्थात
यह बताया गया कि राज्य और शासन कैसा होना चाहिए। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में संविधान, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, सरकार के प्रकार और कानून का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। इसमें तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और दार्शनिक पद्धति का अधिक प्रयोग हुआ है। इस क्षेत्र में व्यक्ति के व्यवहार की अपेक्षा संसाधनों और नियमों पर अधिक बल दिया गया है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान आलोचनाओं के अनुसार यह वैज्ञानिक था क्योंकि इसमें अनुभवजन्य तथ्यों, सांख्यिकी पद्धतियों का उपयोग नहीं किया गया। फिर भी इसकी उपयोगिता इस बात में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पर अरस्तु के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। राज्य पर अरस्तु के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है और उसने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है जिसके अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है और राज्य का उद्देश्य केवल जीवन की रक्षा ही नहीं बल्कि उत्तम जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु ने राज्य को परिवार और ग्रामीण विकास का अंतिम रूप में बताया है तथा इस नैतिक संस्था माना है। उसने राज्य के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया है। उत्तम शासन के रूप में संवैधानिक शासन को स्वीकार किया है। अरस्तु के अनुसार कानून सर्वोच्च होना चाहिए और शासन जनहित में होना चाहिए। उसने मध्य वर्ग का राज्य की स्थिरता का आधार माना है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अरस्तु के विचार सीमित नागरिक अवधारणा पर आधारित थे क्योंकि उसने दासों, स्त्रियों और विदेशियों को नागरिक नहीं माना है। उसका राज्य छोटे नगर राज्य तक सीमित था जो आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा से मेल नहीं खाता है। इसके अतिरिक्त दास प्रथा का सर्वप्रथम उसने विचारों की एक बड़ी कमजोरी मानी जाती है। फिर भी अरस्तु का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने राजनीति को व्यवहारिक विज्ञान बनाया और राजनीति को नैतिक आधार प्रदान किया। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। उत्तर है, स्वतंत्रता राजनीतिक विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है जिसका अर्थ है व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, बशर्ते वे समाज के हित के विरुद्ध न हो। स्वतंत्रता के प्रमुख प्रकार की प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता शामिल है। प्राकृतिक स्वतंत्रता वह है जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त होती है लेकिन राज्य के निर्माण के बाद यह सीमित हो जाती है। नागरिक स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता भी आती है। राजनीतिक स्वतंत्रता का नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार देती है, जैसे मतदान का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को आजीविका के साधन तक समान अवसर मिलना। नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को आत्म समय और नैतिक जीवन में जीने की प्रेरणा देती है। इन सभी प्रकार की स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। लोकतांत्रिक राज्य में स्वतंत्रता को कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के गुण
एवं दोषों की विवेचना कीजिए। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। उनके प्रमुख गुणों में समानता, स्वतंत्रता, जनता की सहभागिता, उत्तरदायी सरकार, जनमत का सम्मान शामिल हैं। लोकतंत्र नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और सरकार को बदलने का अवसर देता है। यह शासन को निखुश बनने से रोकता है और राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। लोकतंत्र शांतिपूर्ण परिवर्तन का मार्ग है, किंतु इसके दोष भी हैं, जैसे निर्णय लेने में विलंब, अयोग्य प्रतिनिधियों का चयन, बहुमत का अत्याचार और राजनीतिक अस्थिरता। कभी कभी लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के रूप से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। इसके सकारात्मक प्रभावों में व्यापार का विस्तार, तकनीकी विकास, विदेशी निवेश और रोजगार के अवसर में शामिल है। वैश्वीकरण से उपभोक्ता को बेहतर वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त हुई है, किंतु उसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे आर्थिक असमानता, स्थानीय उद्योगों का पतन, सांस्कृतिक एकरूपता और विशालशील देशों की निर्भरता। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य न्याय की स्थापना है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। दार्शनिक शासकों का सर्वोच्च सत्ता दी गई है, क्योंकि वे ज्ञानवान होते हैं। प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और परिवार का निषेध किया है। उसके आदर्श राज्य में शिक्षा का विशेष महत्व है। आलोचकों के अनुसार प्लेटो का राज्य अव्यावहारिक, अधिन्यायिकवादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। फिर भी उसका सिद्धांत नैतिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के विचार का विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को इतिहास की प्रेरक शक्ति माना। उसके अनुसार समाज हमेशा शोषण और शोषित वर्गों विभाजित रहा है। पूंजीवाद समाज में पूंजीपति मजदूरों 2 मुख्य वर्ग हैं। पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं, जिससे वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष अतत समाजवादी क्रांति का कारण बनेगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स ने आर्थिक तत्वों को अत्यधिक महत्व दिया है और वर्ग संघर्ष के अनिवार्यता को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। फिर भी उसका सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर है, थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादन अपनी पुस्तक लेवेंथ में किया है। उसके अनुसार प्रकृति अवस्था में मनुष्य का जीवन भय, संघर्ष, असुरक्षा से भरा है। इस स्थिति से बचने के लिए लोगों ने अपनी
समझौतों द्वारा एक शक्तिशाली संप्रभु की स्थापना की है। होबस ने निकुश राज्य का समर्थन किया, संप्रभु को असीमित शक्तियों का प्रदान की। आलोचकों के अनुसार होबस की प्रकृति अवस्था का विचित्रण अतिरंजित है और निष्कुश सत्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध है। फिर भी उसका सिद्धांत आधुनिक राज्य की उत्पत्ति को संबंध में सहायक है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल ज्वाइन करके रखें। यह तीसरी क्लास 2 क्लास पहले हो चुकी है और खंड 6 है अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 500 से अधिक शब्द में लिखना है। 2 प्रश्न करना है एग्जाम में, प्रत्येक 14 नंबर के होंगे और 28 नंबर के। अगले क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अर्थ क्षेत्र में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्षेत्र में परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर को बताइए। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्षेत्र में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर बताइए। तो उत्तर है, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसका संबंध सत्ता, राज्य सरकार, शासन प्रणाली, राजनीतिक संस्थाओं तथा मानव के राजनीतिक आचरण के अध्ययन से है। सामान्य रूप से राजनीतिक विज्ञान को राज्य और सत्ता से संबंधित विज्ञान माना है। गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ अंत राज्य से होता है। राजनीति का विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, जबकि आधुनिक विद्वान इसे केवल राज्य तक ही सीमित न मानकर सत्ता, प्रभाव और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को समझने के लिए इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोणों का अध्ययन आवश्यक है। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान को राज्य का विज्ञान माना गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य, सरकार, संप्रभुता, संविधान, कानून, अधिकार, कर्तव्य, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, राजनीतिक दर्शन का अध्ययन किया जाता है। प्लेटो, अरिस्टो, लॉक, रूसो और हेगेल जैसे विचारों के राजनीति को नैतिक और दार्शनिक आधार पर समझाया है। परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शवादी था, जिसमें यह बताया जाता है कि शासन कैसा होना चाहिए, न कि वास्तव में कैसा है। इसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक और विविध पद्धतियों का प्रयोग अधिक हुआ है तथा व्यक्ति के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार की अपेक्षा संस्थाओं और नियम पर अधिक बल दिया गया है। इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान को एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक विषय मानता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति केवल राज्य सरकार तक ही सीमित नहीं, बल्कि यहाँ भी सत्ता, प्रभाव, दबाव, निर्णय और संघर्ष होता है। वह राजनीति के क्षेत्र है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक मूल्य का आधिकारिक विवरण है। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक दल दबाव समूह, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, चुनाव व्यवहार, नेतृत्व, नौकरशाही और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अध्ययन किया गया है। यह दृष्टिकोण अनुभवजन्य है और इसमें सांख्यिकी, सर्वेक्षण, सकारात्मक साक्षात्कार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार पर ध्यान देता है, न कि केवल आदर्श सिद्धांत पर। परंपरागत दृष्टिकोण संकीर्ण, सीमित माना जाता है,
जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का व्यापक और व्यवहारिक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीतिक विज्ञान को सैद्धांतिक आदान प्रदान किया है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण ने इसे वैज्ञानिक, व्यवहारिक और व्यापक विषय के रूप में विकसित किया गया है, जिससे राजनीतिक विज्ञान आज एक पूर्ण और गतिशील सामाजिक विज्ञान बन सकता है। और अगला क्वेश्चन है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, जॉन रॉल्स आधुनिक युग के एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थे, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय का एक उदारवादी नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज के मूल संरचना का सर्वोच्च मूल्य है और जिस प्रकार प्रत्येक विचार प्रणाली के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार न्याय सामाजिक संस्था के लिए अनिवार्य है। उनका न्याय सिद्धांत न्याय के रूप में निष्पक्षता पर आधारित है, जिसका उद्देश्य एक जैसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है, जहाँ सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता अवसर प्रदान हो। रॉल्स ने अपने सिद्धांत की व्याख्या के लिए मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजिशन और अज्ञान आवरण की कल्पना की। मूल स्थिति में व्यक्ति अपने सामाजिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक, लिंग, प्रतिभा संबंधित स्थिति में अनभिज्ञ रहते हैं और अज्ञान के आवरण के पीछे रहकर समाज के मूल सिद्धांतों का चयन करते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति निष्पक्ष होकर ऐसे सिद्धांत चुनते हैं जो सभी के लिए न्यायपूर्ण हो, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वास्तविक समाज में किस वर्ग या स्थिति में होंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से रॉल्स के न्याय के दो मूल सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पहला सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, जैसे विचार अभिव्यक्ति, धर्म, संगठन, राजनीतिक सहभागिता की स्वतंत्रता, तथा इन स्वतंत्रताओं में सभी प्रकार का समझौता किया जाना चाहिए। समझौता नहीं किया जा सकता है, इन सभी प्रकार में समझौता नहीं किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानता संबंधित है, जिसे अंतर सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानता तभी न्यायसंगत मानी जाएगी जब वे समाज के सबसे कम लाभान्वित वर्ग के अधिकतम हित में हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। इस सिद्धांत का उद्देश्य पूर्ण समानता स्थापित करना नहीं बल्कि ऐसी असमानता को स्वीकार करना है जो कमजोर वर्गों की स्थिति को बेहतर बनाए। और रॉल्स का न्याय सिद्धांत कल्याणकारी, राज्य, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। उसने उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए कहा कि बहुसंख्यक से सुख के लिए अल्पसंख्यक के अधिकारों के बलिदान न्याय संगत नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिकल में संविधानों का जो भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वह राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अरस्तु ने लगभग 158 नगर राज्यों के संविधान का अध्ययन करके यह वर्गीकरण किया कि उसके व्यवहारिक अनुभव पर आधारित बनाया गया। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य की शासन व्यवस्था की आत्मा है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि शासन किसके हाथ में है तथा शासन का उद्देश्य क्या है।
इन्हीं दो आधारों पर शासकों की संख्या, शासकों का उद्देश्य, सार्वजनिक हित या निजी हित पर अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया। इस आधार पर उसने संविधानों को दो मुख्य भागों में बांटा है, शुद्ध या उत्तम संविधान और विकृत या दूषित संविधान। शुद्ध संविधान वह है जिसमें शासन जनता के हित में किया जाता है, जब विकृत संविधान वह है जिसमें शासक अपने निजी स्वार्थ के लिए शासन करते हैं। अरस्तु के अनुसार शुद्ध संविधानों के 3 प्रकार है: जातंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक शासन या पॉलिटी। जब शासन का एक व्यक्ति के हाथ में हो तो वह जन कल्याण के लिए शासन करे तो उसे राजतंत्र कहा जाता है। यदि शासन को श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति के हाथ में हो तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर शासन करे तो वह कुलीन तंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार जब शासन बहुसंख्यक जनता द्वारा कानून के अनुसार जनहित में किया जाता है तो उसे अरस्तु और पॉलिटी या संवैधानिक शासन कहा है, जिसे वह सबसे उत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली मानता है। इन शुद्ध संविधानों का समांतर अरस्तु ने उनके विकृत रूप बताए हैं। राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुशता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए शासन करता है, और कुलीन तंत्र का विकृत रूप अल्पतंत्र है, जहाँ कुछ धनी लोग अपने हित में शासन करते हैं। पॉलिटी का विकृत रूप लोकतंत्र बताया गया है, जिसे अरस्तु ने उस व्यवस्था के रूप में देखा जिसमें निर्धन बहुसंख्यक अपने वर्गीय हितों को प्राथमिकता देता है, कानून की अपेक्षा करता है। यद्यपि आधुनिक दृष्टि में लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन माना जाता है, परंतु अरस्तु के समय का लोकतंत्र आज के लोकतंत्र के भिन्न था। अरस्तु का यह वर्गीकरण यथार्थवादी तार्किक वैज्ञानिक माना जाता है। हालांकि उसकी आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि उसके लोकतंत्र का विकृत रूप में रखा और दास प्रथा तथा सीमित नागरिकता को स्वीकार किया। इसके बावजूद संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु का योगदान राजनीतिक विज्ञान में आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और आधारभूत माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत में हॉब्स, लॉक और रूसो के विचार की तुलना कीजिए। तो उत्तर है, सामाजिक समझौता सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति और सत्ता के वेदता को समझने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो ने हैं। उन्होंने अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों और दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर सामाजिक समझौते की व्याख्या की है। यद्यपि तीनों विचारक ने राज्य की उत्पत्ति को समझौते का परिणाम माना, फिर भी प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव, समझौतों की प्रकृति, राज्य की शक्तियों के विषय में उनके विचारों में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई जाती है। और हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वाभाविक हिंसक भयभीत था तथा वहाँ मनुष्य का शत्रु था, इसलिए जीवन एकांकी, निर्धन, घृणित, पशुवत और अल्पकालिक था। इस अराजक स्थिति में मुक्ति पाने के लिए लोगों ने अपनी समझौते द्वारा अपनी सारी शक्तियों से सप्रभु को सौंप दी और एक निरंकुश राज्य की स्थापना की, जिसमें सप्रभु की सत्ता असीमित और अविभाज्य थी तथा जनता को विद्रोह का कोई अधिकार नहीं था। इसके विपरीत
जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को शांति, स्वतंत्रता, समानता की अवस्था माना, जहाँ मनुष्य की प्रकृति का अधिकार जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति सुरक्षित है, किंतु निष्पक्ष न्याय के अभाव के कारण असुविधा उत्पन्न होती है। इन्हीं असुविधा को दूर करने के लिए लोगों के सीमित समझौता किया गया और एक ऐसी सरकार की स्थापना की जो जनता की सहमति पर आधारित थी, जहां सत्ता सीमित थी। और यद्यपि सरकार प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करने में असफल हो जाए तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त था। वही रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का सरल, शांत, नैतिक माना, जहाँ मनुष्य स्वतंत्र और समान था, परंतु निजी संपत्ति के उदय से असमानता और शोषण पैदा हुआ। और रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता लोगों के बीच होता है, न कि शासक और शासित के बीच। इस समझौता से सामान्य इच्छा पर आधारित राज्य की स्थापना होती है, जिसमें से प्रभुता जनता में निहित रहती है और सरकार केवल जनता की इच्छा को लागू करने का साधन होती है। इस प्रकार हॉब्स का सिद्धांत निरंकुश राज्य का समर्थन करता है। लॉक का सिद्धांत संवैधानिक उदारवादी शासन के वकालत करता है, जबकि रूसो सिद्धांत प्रत्येक लोकतंत्र और जन संप्रभुत्व पर बल देता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस ब्री को ज्वाइन कर लें। और इनसे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। पॉलिटिकल साइंस 05 की 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, यह तीसरी क्लास है। पहले दोनों क्लास ज़रूर देखें और इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, राज्य पर अस्तु विचारों का आलोचना मूल्यांकन कीजिए, स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार की विवेचना कीजिए, लोकतंत्र के गुण दोष की विवेचना कीजिए, वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए, प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत पर विवेचना कीजिए, वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के विचारों की विवेचना कीजिए। कुछ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार ये भी देख लेना, इनमें से भी आ सकता है कोई क्वेश्चन। यह 2023 यह भी 2023-24 का पेपर है और इस क्लास में भी ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन बताया गया है। यह क्लास भी पुराने पेपर